हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ये वीडियो क्लास 8 से रिलेटेड है। जो हमने लास्ट टॉपिक करा था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, उसका ये सेकंड पार्ट है। सो आप सभी लोगों को अगर वो वीडियो नहीं मिली है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक चेक कर सकते हैं। सो अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। अब जो आज हमें टॉपिक्स कवर करने हैं उसमें से सबसे पहला टॉपिक है कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नबूब्स। बैटल ऑफ पलासी के बाद जो नवाब्स थे उनके जो भी लैंड्स थे या जो भी उनको गिफ्ट्स मिले थे, उनको वो सारी चीज़ें जो कंपनी ऑफिशियल्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस करनी पड़ी। उस वक्त रॉबर्ट क्लाइव जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर थे, वो मद्रास में आए थे 1743 में, जब वो 18 इयर्स के थे, और उन्होंने 1767 में इंडिया को लीव कर दिया था। 1764 में रॉबर्ट क्लाइव ने ये बोला ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप करप्शन को हटा दो, बट किसी ने भी रॉबर्ट क्लाइव की बात नहीं मानी और 1774 में रॉबर्ट क्लाइव ने सुसाइड कर लिया। इस करप्शन के चलते जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स थे उन्होंने बहुत सारा पैसा जनरेट कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी रूल एक्सपैंड्स। अब इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो कैसे उन्होंने अपने कंपनी के रूल को एक्सपैंड किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का एनेक्सेशन 1757 से लेके 1857 तक रहा था। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट मिलिट्री रूल स्टार्ट कर दिया था अपनी आर्मी की हेल्प से, और किसी भी टेरिटरी और किसी भी किंगडम में जाके उन्होंने वॉर स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, जिसमें कंपनी ने अपने अपॉइंटेड रेजिडेंट्स को इंडियन की जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भेजा था और वहाँ पे लड़ाई करवाई थी बिना किसी भी रीज़न के। अब जो भी पॉलिटिक्स और जो कमर्शियल एजेंट्स थे उनको वही करना पड़ता था जो ब्रिटिश कंपनी के लोग उन्हें बोलते थे। कंपनी ऑफिशियल्स ने इंटरनल अफेयर्स में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था, जो बहुत ही गलत था। उन्होंने सब्सिडरी अलायंसेस को भी स्टेट में फोर्स करना स्टार्ट कर दिया था। रिचार्ड वेल्सले जो गवर्नर जनरल रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के 1798 से लेके 1805 तक, जहाँ पे उन्होंने नवाबवाद को फोर्स करा था कि वो अपनी हाफ ऑफ द टेरिटरी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दे, और वरना वो सब्सिडरी अलायंस को पे करे, जिसके ज़रिए जो नवाब थे वो सब्सिडरी अलायंस को भी पे करने में फेल रह गए थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। मैसूर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई थी जब वहाँ की लीडरशिप हैदर अली के पास थी, और हैदर अली ने 1761 से लेके 1782 तक रूल करा था। उसके बाद हैदर अली के सन टीपू सुल्तान, जिसने 1782 से लेके 1799 तक रूल करा था। मैसूर उस टाइम पे प्रॉफिटेबल ट्रेड को कंट्रोल करा करता था मालाबार कोस्ट से, और जहाँ पे वो जो कंपनी के लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, वो पेपर और सिनेमन जैसी चीज़ों को लिया करते थे या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते थे। 1785 में टीपू सुल्तान ने जो एक्सपोर्ट था उसको पूरी तरीके से स्टॉप कर दिया था, जिसमें सैंडलवुड पेपर को भी रोक दिया था। उस टाइम पे टीपू सुल्तान ने अपने क्लोज रिलेशनशिप फ्रेंच इन इंडिया के साथ स्टैब्लिश करना चाहे थे, जिसमें उन्होंने अपनी आर्मी की मदद से अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए हेल्प ली थी। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने हैदर अली और टीपू सुल्तान को एक एम्बिशियस, एरोगेंस और एक डेंजरस रूलर की तरह देखा, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं किसी भी जगह पे अपना कंट्रोल बनाने के लिए और किसी को भी हराने के लिए। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ये इमेज रखते थे हैदर अली और टीपू सुल्तान के लिए। 4 लड़ाइयाँ हुई, एक 1767 से लेके 1769 तक, दूसरी 1780 से लेके 1804 तक, तीसरी 1790 से लेके 92 तक, और लास्ट 1799 तक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉर विद मराठास। 18th सेंचुरी में कंपनी ने जो मराठास थे उनकी पावर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसपे ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ पानीपत में 1761 में मराठास को हरा दिया था। मराठास का ये ड्रीम था कि वो दिल्ली पे रूल करना चाहते थे, बट ड्यू टू ब्रिटिशर्स वो रूल नहीं कर पाए और उनका ये ड्रीम शैटर्ड हो गया था पूरी तरीके से। जो 2 मोस्ट फेमस मराठा सोल्जर्स थे उनमें से सबसे पहले का नाम था नाना पंडिनास एंड दूसरे का नाम था महादजी सिंधिया। जो पहला वॉर था वो एंड हो गया था 1782 में, जिसमें किसी की भी विक्ट्री नहीं हुई थी। जो सेकेंड वॉर हुआ था 1803 से लेके 05 तक, उसमें ब्रिटिशर्स ने ओडिशा और यमुना रिवर और आगरा और दिल्ली को भी उस लड़ाई में जीत लिया था। और जो थर्ड लड़ाई हुई थी एंग्लो मराठा वॉर, वो हुई थी 1817 से लेके 1890 तक, जिसमें जो मराठा की पावर थी उसको क्रस्ट कर दिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द क्लेम टू पैरामोंटेंसी। 19th सेंचुरी में कंपनी ने एक एग्रेसिव पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा, जिसपे उन्होंने अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन को इंक्रीज कर दिया था इंडिया में।
लॉर्ड हैसनटन गवर्नर जनरल थे वो 1813 से लेके 1823 तक। उस टाइम पे गवर्नर जनरल ने पैरामोंटेंसी को इंट्रोड्यूस करा, जहाँ पे उन्होंने अपनी पावर्स को इंक्रीज करना चाहा इंडियन स्टेट्स में। और सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने छोटी छोटी स्टेट्स से एनेक्स करना स्टार्ट करा, और उसके बाद उन्होंने बड़ी स्टेट्स पे एनेक्स करना शुरू कर दिया। रानी चम्मालान जो अरेस्ट हो गई थी 1824 में, और वो प्रिजन में ही डाइड हो गई थी 1829 में। 1830 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो वरिड हो गई रशिया के लिए। ब्रिटिशर्स ने अब अपना कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट में भी स्टार्ट कर दिया था, और अफगानिस्तान में 1838 से लेके 1842 तक, सिंध में 1843 तक उनकी, और 1849 में पंजाब को भी एनेक्स कर लिया गया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर जो अनेक्सेशन ऑकर्ड हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी, जो एक गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने शुरू करा था। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से लेके 1856 तक काम किया है ईस्ट इंडिया कंपनी में। इस एनेक्सेशन के अंदर लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे स्टेट्स को अपने अंडर कर लिया था, बहुत सारे किंगडम्स को अपने अंडर कर लिया था, और ये वहाँ के नवाब से, वहाँ के किंग से वही करवाते थे जो वो करवाना चाहते थे। और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट थ्रू साइन करा था जो भी वहाँ के किंग्स हैं, जिसके थ्रू उनको वही फोर्सफुली करना पड़ेगा जो लॉर्ड डलहौजी चाहता है। और ऐसे ही चलते चलते 1856 में जो वहाँ की कंपनी थी, उन्होंने वहाँ पे अवध को अपने कंट्रोल में ले लिया, और अवध भी इंडिया के हाथ से चला गया था ब्रिटिशर्स को। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, कि उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कैसे न्यू एडमिनिस्ट्रेशन को बनाया। वॉरेन हैसनडंग जो गवर्नर जनरल रहे थे 1773 से लेके 1785 तक। कंपनी ने सिर्फ पावर को बंगाल, बॉम्बे, मद्रास में ही ऑक्यूपाइड नहीं करा था, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया में वो अपनी पावर को ऑक्यूपाइड कर चुके थे। इस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर को एडमिनिस्ट्रेटिव के थ्रू प्रेसिडेंसीज में डिवाइड कर दिया था। उन्होंने खुद के प्रेसिडेंसीज बना दी थी बॉम्बे में, मद्रास में, बंगाल में, जिसके थ्रू उनका रूल और भी बढ़ता चला गया। 1772 में एक न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस स्टैब्लिश हुआ, जिसमें दो चीज़ों को स्टैब्लिश करा गया, एक क्रिमिनल कोर्ट बनाया गया और एक सिविल कोर्ट बनाया गया। और क्रिमिनल कोर्ट को फौजदारी अदालत भी बोला जाता था, और सिविल कोर्ट को दीवानी अदालत बोला जाता था। अब जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे वो काजी और मुफ्ती के कंट्रोल के अंदर थे, वही सारी चीज़ों को वहाँ पे देखा करते थे, और वहाँ से जो भी पैसा या जो भी चीज़ें हैं उनको कलेक्ट किया करते थे। उसके बाद एक मेजर प्रॉब्लम शुरू हो गई ब्राह्मण्स और पंडित के, उसमें लोकल लॉज जो थे वो डिफरेंट सेक्शंस में सोसाइटी के, जिनको हम धर्मशास्त्रास कहते हैं। धर्मशास्त्रास वो होते हैं जिसमें ब्राह्मण्स के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में लिखा गया है, कि कैसे वो लोगों को ट्रीट करेंगे, कैसे वो लोगों तक अपने थॉट्स को पहुंचाएंगे। अब 1775 में जो कोर्ट था, उन्होंने 11 पंडित्स को ये बोला कि आपका जो हिंदू लॉ है आप उसको कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है। 1778 में सेम मुस्लिम लॉ के साथ भी हुआ, जिसमें उन्होंने ये बोला कि आप अपने मुस्लिम लॉ को भी कंपाइल कर सकते हैं, और किसी को भी ऐसे लॉ को लेके या किसी भी रिलीजन को लेके लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, जहाँ पे न्यू सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, जो स्टैब्लिश हुआ था सरदार निजामत अदालत, ठीक है, और इसको कैलकाता में स्टैब्लिश किया गया था। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, द कंपनी आर्मी। जब कॉलोनियल रूल था इंडिया में, तो जो इंडिया के किंग्स थे, जो भी रूलर्स थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को नोटिस करा कि उन्होंने अपनी आर्मी को इतना मिलिट्री स्ट्रेंथ दिया कैसे है, इतनी पावर दी कैसे है, और यही सेम चीज़ मुगल की आर्मी ने भी फॉलो करी। मुगल की आर्मी में भी कैवलरीज, इन्फेंट्रीज और फुट सोल्जर्स थे, जो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पावरफुल बनने लग गए थे। कैवलरी डोमिनेट कर रही थी आर्मी को मुगल स्टेट पे। उसके बाद मुगल्स ने सोचा कि हमें क्या ही ज़रूरत है इन्फेंट्री की, जब हमारे कैवलरीज ही इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम प्रोफेशनल ट्रेंड इन्फेंट्रीज को रखें काम पर। रूरल एरियाज़ में भी उस टाइम पे सबसे ज़्यादा सोल्जर्स थे, और इस टाइम पे जो ज़मींदार थे उन्होंने भी बहुत सारे सोल्जर्स मुगल्स को दे दिए कि आप इनकी भी हेल्प लीजिए और इनके द्वारा काम करिए। उसके बाद 18th सेंचुरी में एक चेंज आया,
जिसमें जो मुगल स्टेट्स थे जैसे कि अवध और बनारस, उन्होंने पीजेंट्स को भी आर्मी का मेंबर बनाना शुरू कर दिया और वो भी पीजेंट्स को एक ट्रेनिंग देने लग गए प्रोफेशनल सोल्जर्स की तरह कि पीजेंट्स भी आर्मी का मेंबर बने। और ये सेम चीज़ ब्रिटिशर्स ने भी शुरू कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने आर्मी में इंडिया के मेंबर्स को लेना शुरू कर दिया, पीजेंट्स को अपने आर्मी में आने का मौका दिया। और जब पीजेंट्स की आर्मी को उन्होंने अपने जैसा बना दिया, अपने कंट्रोल में रख लिया, तो उन्होंने उस आर्मी का नाम सिपॉय आर्मी रखा था। अब 1820 में टेक्नोलॉजी चेंज आ गया जिसमें कैवलरीज की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं कंपनी वालों को, और जिसकी वजह से जो उनकी आर्मी थी वो पूरी तरीके से डिक्लाइंड हो चुकी थी। और ब्रिटिशर्स की जो कैवलरी थी वो इसलिए डिक्लाइंड हो गई थी क्योंकि ब्रिटिशर्स बुर्मा, अफगानिस्तान और इजिप्ट में भी लड़ाई कर रही थी, और इन तीन तीन जगहों पे लड़ाई करने के वजह से जो उनके आर्मी के लोग थे वो उन्हें कम पड़ रहे थे, जिसकी वजह से जो उनका रिक्वायरमेंट था वो पूरी तरीके से डिक्लाइंड हो गया था। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर बनाया आर्मी के सोल्जर्स के लिए कि जब भी वो काम पर आएंगे तो उनको ये पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहनकर ही आना है। अब 19वीं सेंचुरी में सोल्जर्स की डिमांड पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बढ़ गई थी, और जो भी कास्ट थे या जो भी कम्युनिटी थी वो ये सोचने लग गई कि ये सब लोग तो बस आपस में लड़ रहे हैं, आपस में अपने बारे में सोच रहे हैं, बट कोई भी ये नहीं सोच रहा कि हम लोग को कैसे वो लोग बिल्ड करेंगे, हम लोगों की प्रॉब्लम्स को ये लोग नहीं देख रहे हैं। उस टाइम पे इंडिया की कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें, वहाँ के सिटीजन्स ये सारी चीज़ें सोचने लग गए थे। और यहाँ पे हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। इस लेसन से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, न्यू टेक्नोलॉजी भी आई, नया टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इंडिया के लोगों ने भी देखा, और कुछ इंडिया की चीज़ों को डैमेजेस भी मिले ब्रिटिशर्स के आने के बाद, बट कुछ गुड पॉइंट्स भी मिले। सो यहाँ पे हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। सो अगर आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।